नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ये वन है, दैट मीन्स कि फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑनर्स में हो, एस12 से कर रहे हो, डीयू रेगुलर से कर रहे हो, इग्नू से या इंडिया के किसी भी कॉलेज में हो आप, तो आपके पास ये फिफ्थ सेमेस्टर में ये कोर्स होता है। और इस पेपर के अंदर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट और सिक्स सेमेस्टर में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड पढ़ाया जाता है। इस सेमेस्टर के अंदर आपको दो सब्जेक्ट मेन दिया जाता है। पहला इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता है और सेकंड होता है क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट। तो क्लासिकल में आप वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रूसो हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गए, है ना, जॉन लॉक, होब्स, हम इनके विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो जस्ट मैं पहले आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के अंदर मैं पहले सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर सारे मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। देन इसके बाद मैं डीपली में एक एक क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें एक क्वेश्चन को एक एक घंटे की वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और इस तरीके से पूरा पेपर भी आपका बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आप और भी कहीं पॉलिटिकल थॉट्स आप पढ़ने जा रहे हो, कोई काफ़ी काम आएगा आपके ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैं ब्रीफ में आपको क्वेश्चंस को डिफाइन भी कर दूंगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की स्टार्टिंग ही होती है प्राचीन टाइम से, जैसे मनु के टाइम से, और मनु के टाइम से लेकर आज हम आ जाते हैं मिडिएवल टाइम, फिर मॉडर्न टाइम पे। लेकिन जो बुक का नाम है वो है एंशंट पॉलिटिकल थॉट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन टाइम के जो भी थिंकर्स रहे हैं और जो मिडिएवल टाइम के जो थिंकर रहे हैं। मिडिएवल मतलब जो कबीर वगैरह जो हो गए इस टाइम के। ठीक है, तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन की ब्राह्मणीय और श्रामणीय परंपराओं की विशिष्ट विशेषताओं की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर फर्स्ट से ही आया हुआ है और ये क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होता ही होता है। इन क्वेश्चंस को घुमाकर इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये देख लीजिए आप। तो कैसे घुमाया जा सकता है उसको, ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है इसकी शुरुआत ही होती है कब के टाइम से, जब वेदों का टाइम चला करता था। वेदों का टाइम यानी क्या सकते हो आप, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों के टाइम के अकॉर्डिंग जब हमारी पूरी सोसाइटी रेगुलेट हुआ करती थी, तो उसी टाइम से इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत मानी जाती है। और उस टाइम पे जो मेनली जो भारत की परंपराएं हैं वो दो परंपराएं थी। पहली है ब्राह्मणीय परंपराएं, जब ब्राह्मणों को सबसे सुप्रीम रखा जाता था। ब्राह्मणों के द्वारा ही समाज में मेनली कानून वगैरह आप कह सकते हो कि जो भी पूजा पाठ होता था सब यही संपन्न करवाया करते थे। क्योंकि जब देखेंगे ब्रह्मा के बिल्कुल मुख्य सबसे ऊपरी पार्ट से ब्राह्मणों को जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रियों का, फिर यहाँ से जांघों से किसका, वैश्य का, फिर नीचे तलवे से यानी कि जो पाँव हैं हमारे, पैर जो हैं, फुट जो है उससे होता है शूद्रों का। तो इसी तरीके से ये जो कंसेप्शन थी उस टाइम की, ये जो सोशल सिस्टम हुआ करता था, ये ब्राह्मण्यवादी प्रथा पहली हो गई। और आगे चल के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन लोगों ने जिन्होंने ब्राह्मणीय सिस्टम को नकार दिया उनको कहा गया श्रामणीय परंपराएं। तो इस तरीके से ये दो परंपराएं भारत के अंदर चल रही इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो इन दोनों को ही हमें समझना है। आगे चल के इस्लामिक परंपराएं भी आई, जिसके अंदर अबुल फजल वगैरह देखेंगे, हम बर्नी देखेंगे, काफ़ी सारे इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, हम उनके भी विचार देखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मैं डीपली में समझाने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में है क्या। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप तो इसमें क्या है, मनु द्वारा जिस सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया गया उसकी प्रकृति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखो, मनुस्मृति के अंदर मनु के हमें विचार मिलते हैं और स्टार्टिंग में ही समाज किस तरीके से रेगुलेट होता था इसके ऊपर मनुस्मृति बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम देखें तो उसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो उस टाइम की वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। मनु ने धर्म को सबसे सुप्रीम रखा है और इसमें सामाजिक व्यवस्था की जो बात कही जा रही है ये वही सामाजिक व्यवस्था है जिसके आधार पर भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये मनुस्मृति में बताया गया है और ये मतलब कि लोग इसको माने इसके लिए भी पूरे प्रावधान किए गए थे। तो ये है मनुस्मृति। ठीक है, तो इसकी आपको आलोचना भी करनी है। बाकी इसी को हमने सामाजिक व्यवस्था कहा है, क्योंकि देखो मनुस्मृति मतलब
मनु की सारी स्मृतियाँ, जो उसकी अपनी कल्पनाएं थी, जो अपनी बातें थे, उस टाइम की जो व्यवस्थाएं थी, उसने सब मनुस्मृति में डाल दिया। और ये मनुस्मृति उस टाइम के समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी मानी गई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे कि महिलाओं के बारे में कहा गया है मनुस्मृति के अंदर कि एक लड़की को बचपन में जब वो जन्म होती है तो उसको अपने पिता के अधीन रहना होता है ना। पिता उसके देख रेख करते हैं। जब वो जवान हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने पति के अंडर में रहती है। जब वो लड़की बुढ़िया हो जाती है, फिर वो अपने बच्चों के अंडर में रहती है। तो ये मनुस्मृति के अंदर कहा गया। तो ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्शन हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मनुस्मृति वाले चैप्टर में। तो सोसाइटी के बारे में क्या कहना है, जो कि वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है, और अलग अलग जो रेगुलेटरीज है, सोसाइटी जो चल पाती है उसमें क्या दंड के प्रावधान होंगे, कोई गलत कर दे तो कैसा होगा। तो अलग अलग सामाजिक प्रथाएं हमारी मनुस्मृति में मिलती है, और ये चीज़ आपको मनुस्मृति को डिस्क्राइब करना है, एंड में इसकी आलोचना भी करनी है, क्योंकि आगे चल के वर्ण सिस्टम का आलोचना किया गया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, राजतंत्र संबंधी वर्णी एवं भजल के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। देखिए, राजतंत्र के ऊपर दोनों लोगों ने, किसने, वर्णी ने और अबुल फजल। अबुल फजल कौन था आपको पता है, मैंने एक बारी अगर अपनी क्लास 12th में हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें अबुल फजल का नाम आपने पढ़ा होगा, जो कि अकबर के दरबारी में बहुत प्रिय बन गया था। इसने आयन अकबरी लिखा था, अकबर का बहुत करीबी मान सकते हो आप। तो इन दोनों के द्वारा ही मोनार्की सिस्टम पे अपने विचार दिए गए हैं। लेकिन जो अबुल फजल है, इसने राजा को सबसे सुप्रीम रखा और एक सेकुलर स्टेट बनाने की बात कही। लेकिन बर्नी ने भी राजा को सुप्रीम तो रखा, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। तो इन दोनों के विचारों को आपको तुलना करना है। इसी को क्वेश्चन को और एक्सपेंड किया जा सकता है फोर्थ वाले क्वेश्चन के रूप में, जैसे कि बर्नी के आदर्श राज्य, यानी कि जो बर्नी अपना सल्तनत बनाना चाहता था उसके बारे में बताना है। और इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि सुल्तान के साथ बर्नी के संबंधों में उसके राजनीतिक विचारों को किस प्रकार आकार दिया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है बर्नी कैसा सिस्टम चाहता था। जैसे बर्नी भी सेम राजतंत्र चाहता था, उसका सपनों का राजा ऐसा हो जो राजा सबसे सुप्रीम हो और इस्लाम का संरक्षण कर सके, है ना। आप कह सकते हो इस्लाम को एक बचाव या उसको प्रोटेक्शन दे सके, और सोसाइटी में किस तरीके से सौहार्द की भावना को फैलाया जा सके। बर्नी के अपने विचार थे और अबुल फजल के अपने विचार थे। अबुल फजल इसलिए अकबर का भी करीबी बन पाया क्योंकि इसके विचार अकबर ने अपने टाइम पे अपनाए भी, जज्जिया कर ख़त्म कर देना, ये सब कुछ थोड़ा इन्फ्लुएंस इससे हुआ भी। ठीक है, तो जब मैं आपको ये वाला चैप्टर समझाऊंगा बर्नी वाला, तो इसके अंदर आपको बर्नी के पूरे विचार बताऊंगा, दैन इसकी आलोचना भी करेंगे हम एंड अबुल फजल दोनों के विचारों को। ठीक है, क्योंकि राजतंत्र पे इन्होंने अपने विचार दिए। नेक्स्ट अबुल फजल के विचार भी है राजसत्ता के ऊपर, जो इसने बताया है कि किस तरीके से राजा सबसे सुप्रीम होना चाहिए और अलग अलग कमिटीज़ हो लेकिन राजा के ऊपर कोई भी ना हो। जिस तरीके से एक सिस्टम वर्ण सिस्टम में हुआ करता है, इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर था, वैसे ही अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने कहा कि समाज के अंदर जो 4 प्रकार को इसने बांट दिया, सोसाइटी में 4 प्रकार से बांटा, जैसे कि वर्ण सिस्टम था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सूद्र, वैसे अबुल फजल ने भी 4 प्रकार से बांट दिया। क्या कहा इसने कहा सबसे सुप्रीम शासक राजा और योद्धा वो होंगे, पहले वर्ग। दूसरा इसने कहा कि जो लेखक हैं और जो दार्शनिक यानी जो फिलोसफर हैं और जो राइटर्स हैं, ये होंगे दूसरे क्लास के लोग, सेकंड कैटेगरी के लोग। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग वो होंगे जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो ट्रेडर्स हो गए, एंड जो शिल्पकार वगैरह हो गए, ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। फोर्थ कैटेगरी में वो लोग होंगे जो लेबर्स हैं या जो फार्मर्स हैं। तो इस तरीके से अबुल फजल ने 4 कैटेगरी में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, इनमें राजा सबसे सुप्रीम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अबुल फजल की विचार ये है जो कि आईन अकबरी के अंदर मिलती भी है हमें। क्लियर है, तो ये भी हो गया हमारा। एंड 6th क्वेश्चन क्या है हमें, देखो जो क्वेश्चन और में पूछा जा सकता है उसको मैंने दोनों तरीके से डिफाइन करके बताया हुआ है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो इन एग्जाम्स के अंदर कि क्वेश्चन ये आ गया और आपने पढ़ा ये है, या ये आ गया और आपको सोचोगे आप मैं तो ये तैयारी करके गया हूँ। तो दोनों ही तरीके से आपको समझाऊंगा चाहिए, ताकि वो किसी तरीके से भी घूम कर आ जाए, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए 6th क्वेश्चन क्या है, राज्य के सिद्धांत पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर अगर हमने चाणक्य नहीं पढ़ा, पूरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा मेरे दोस्त। तो चाणक्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से इसने अपने अर्थशास्त्र, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, और इस बुक के अंदर इसने बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, कितना उसको चालाक होना चाहिए, और किस तरीके से उसको अपना जो पावर है, जो उसकी अथॉरिटी है, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि उसकी अथॉरिटी पर कोई खतरा ना आ जाए।
चाणक्य से इतना चतुर इंसान उस टाइम और आज के इस टाइम में भी दोस्त चाणक्य की जो नीति है वो रिलेवेंस है। चाणक्य वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा किस तरीके से इसने बताया है। माइंड बोलेंगे इस कंसेप्ट है, किस तरीके से दुश्मन को दोस्त बनाने की जो कंसेप्ट है बड़ा मस्त है। सप्तांक का सिद्धांत एग्जाम में आता है कौटिल्य की, ठीक है। एंड क्या आप सहमत हैं कि सप्तांक एवं योगक्षेम के रूप में कौटिल्य के राज्य की अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक है? आधुनिक है, बिल्कुल है आधुनिक। कैसे है बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस में से जो आपको बता रहा हूँ 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, उसमें से कुछ 4 क्वेश्चन आपको करना होता है और सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएंगे और इन क्वेश्चंस को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को और में भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, इसको भी और में पूछा जा सकता है इस तरीके से। देखो एक ही क्वेश्चन को लगभग 3-4 तरीके से और में पूछा जा सकता है, तो आपको और में कैसा पूछा जाएगा आपको ये भी इन क्वेश्चन से पता चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ निकाय में बुद्ध द्वारा, बुद्ध की दोस्त ग्रंथ है दीर्घ निकाय, ठीक है। दीर्घ निकाय वर्णित राज सत्ता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। किसकी? राज सत्ता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जैसे अबुल फजल वर्णी ने अपने कंसेप्ट दिए हैं राज सत्ता पे, वैसे ही बुद्ध निकाय के यानी कि जो बुद्ध जी के द्वारा दीर्घ निकाय के अंदर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? समन्वयकारी परंपरा के उदय के विशेष संदर्भ में इस्लामी परंपरा की आधारभूत अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामी परंपरा में ये क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें आपको इस्लाम की शुरुआत से लेकर अभी टाइम तक यानी कि जो मिडिएवल टाइम था उस टाइम के विचारकों के बारे में जो विचार है, उनके जो थॉट्स है वो इसमें बताना है आपको। राजा के दायित्वों के विशेष परिप्रेक्ष्य में शांति पर्व में उल्लिखित राजधर्म की धारणा का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। आपको इस क्वेश्चन के अंदर शांति पर्व में जो बताया गया है राजधर्म के बारे में कि राजा को कौन सा धर्म पालन करना चाहिए, इसमें आपको ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको किन तरीकों से लगता है कि कबीर के दार्शनिक सिद्धांत क्या है? सिंक्रेटिज्म, समन्वयवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समन्वयवाद के ऊपर कबीर के विचार आना ही आना है, का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इसने जो 2 कॉम्बिनेशन बनाने की बात कही है कबीर जी ने सोसाइटी के अंदर, वो उस टाइम के लिए और आज भी रिलेवेंस काफ़ी है, क्योंकि इनके जो 2 हैं वो आज तो पता है कितने फेमस यार। भारत की समन्वयकारी परंपराओं पर एक निबंध लिखिए। देखिए अगर ये बोला जाए तो थोड़ा सुनने में लगता है कि अच्छा ये बोला गया है, इसमें कबीर का नाम कहीं पे भी नहीं है। तो क्वेश्चन को और में भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि कैसे भी घुमा के आए आपको समझ में आ जाना चाहिए। कबीर की परंपराओं को बताना है पूरे विचार को इस वाले क्वेश्चन में। एंड 11th जो क्वेश्चन है वो भी कबीर के ही ऊपर है। कबीर के समकालीन समाज में व्यापक असमानताओं के संबंध में उनके विचारों का परीक्षण कीजिए। देखो जैसे कि महिलाओं के ऊपर जो है शोषण हुआ करता था, उन पर भी इन्होंने विचार दिया है, सामाजिक असमानता पर इन्होंने विचार दिया, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने पर इन्होंने अपने विचार दिए। तो इनके जो विचार हैं जैसे कि देखो जेंडर इनइक्वालिटी पे भी है, तो इसको इस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को और में देखिए, या तो जेंडर इनइक्वालिटी बोल दे या समाज में असमानता जो व्यापक है उस पर कबीर के विचार बोल दे, बोथ आर सेम क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बट बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको और भी बता दिया है। एंड इसके बाद लास्ट में 12 क्वेश्चन है हमारा जो कि शॉर्ट नोट्स है। इसमें क्या है? अगनसूत्र में राज्य की उत्पत्ति, कौटिल्य वाले विचार, धार्मिक सामंजस्य के संबंध में अबुल फजल के विचार बताना है, इस्लाम एवं भारत के बीच संपर्क पर दृष्टिकोण बताना है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बताना है। ये शॉर्ट नोट्स आपके हो गए। आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में ये सारे क्वेश्चंस बता दिए। क्योंकि जब भी आप चैप्टर्स के अगर आप रीडिंग कर रहे हो, चैप्टर्स को रीड कर रहे हो, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए रीड करोगे। ऐसे नहीं कि रीड करते जा रहे हो बस और सब कुछ निकलता जा रहा है, नहीं, आपको इन क्वेश्चंस के ही आंसर्स अगर आप खुद भी तैयार कर रहे हो तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर तैयार करना है। और दोस्त जो मेरे अब जो नोट्स आने वाले हैं, इन नोट्स के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे अच्छे तरीके से, डायग्राम और इंट्रोडक्शन एंड टू द पॉइंट्स और लास्ट में कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, सब कुछ इंक्लूड होता है उसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता है। इसलिए हमें टाइम भी लगता है, हम उसको अच्छे से टाइप करते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, फिर मैं अपने विचार बिल्कुल अच्छे तरीके से उस नोट्स को बनाता हूँ आप, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, 2 से 3 दिन में आपको वो नोट्स मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर आपको मैं जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो लेकर आऊँगा और उनको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूँगा।
5th सेमेस्टर में टॉप करोगे, गारंटी मेरी है। इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको ये मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। इस टाइम अभी आपका जो एसओल का जो स्टूडेंट उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है 5th सेमेस्टर का, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है। ये एसओल का झंझट ये बरसों से चला आ रहा है, ये टाइम पे कोई काम नहीं करते आ रही है। और गवर्नमेंट काम यार इनको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ना है। अब वही आप रेगुलर वाले बच्चों को देखो, उनका काम सबसे पहले होगा, उसके बाद एसओल वाले हैं। क्यों भाई? ये डिस्क्रिमिनेशन यार आज से नहीं कई सालों चला आ रहा है। इसके ऊपर आवाज़ें उठती है, बच्चे धरने प्रदर्शन हड़ताल करते हैं, उस टाइम तक ठीक होता है, फिर ऐसे ही ये हालत ख़राब कर देते हैं। आई होप जल्दी से जल्दी ठीक हो, भगवान को सद्बुद्धि दे एसओल वालों को, ताकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जल्दी से जल्दी, आपको बुक्स वगैरह डिलीवर करें। पता नहीं ये कब क्या करेंगे और एग्ज़ाम भी आ जाएगा, फिर बोलेंगे फेल हो गए हैं। गलती वो खुद करेंगे, वो सारा इल्ज़ाम बच्चों पर डाल देंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके जो भविष्य के लिए, जल्दी से एसओल से निकलो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यहीं बनाए रखना। ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया भाई आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा PDF। जल्दी से टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स पे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्यार बनाए रखना, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।